Now, students, today we are going to start a new chapter, chapter number 8, Human Health and Disease. सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर के अंदर आपको दो साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं. फर्स्ट है हिप्पोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन्स कहा जाता है. इन्होंने एक टर्म दी थी जिसका नाम है ब्लैक बाइल. इसका मतलब होता है जो हॉट पर्सनैलिटीज़, जिन लोगों को फीवर होता है, उनके लिए टर्म यूज़ की जाती थी. साइंटिस्ट का नाम क्या है? हिप्पोक्रेट्स. ठीक है, ये आपको पेज नंबर 145 पर दे रखा है. चैप्टर का जहाँ पर नाम है उसी के जस्ट नीचे. और ये कौन थे? ये फादर ऑफ मेडिसिन थे. और जो सेकंड साइंटिस्ट है उनका नाम है विलियम हार्वे. इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन दिया था. तो यहाँ पर हम इन दो साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे. चैप्टर का नाम ही आपका ये है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़. अब हेल्थ का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं कि किसी को अगर कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है. मेनली जो ये चैप्टर है ये हम एग्ज़ाम पर्पज से स्टडी कर रहे हैं. ये भी हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म को टेंशन हो, उसको स्ट्रेस हो, या वो ओवर थिंकिंग करता हो, सोचता बहुत ज़्यादा हो. तो अगर हम हेल्थ को डिफ़ाइन करेंगे तो ये बोलेंगे इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. यानी कि अगर वो पर्सन सिर्फ डिसीज़ से फ्री है तो वो हेल्दी नहीं है. लेकिन वो हेल्दी तब होगा जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल वेलबींग होगा. और डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करे, या प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग ना हो रही हो, या परफॉर्म ना कर पा रहा हो वो ऑर्गन, तो उसको हम बोलते हैं डिसीज़. तो इस तरीके की जब चीज़ें हमें दिखती है तो हम बोलते हैं कि वो जो पर्सन है वो एक डिसीज़ से सर्वाइव कर रहा है. आप लोगों ने डिसीज़ को दो तरीके से डिवाइड किया होगा. एक होता है इन्फेक्शियस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस. अब इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि जो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो सकती है, और इसी को कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कहा जाता है. तो कम्युनिकेबल डिसीज़ या इन्फेक्शियस डिसीज़ वो होती है जो ईजिली वन पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक चली जाए या उसको हो जाए. इसमें हम कॉमन कोल्ड का एग्जांपल ले सकते हैं. अब किसी को ज़ुकाम हो रहा है तो वो स्नीज़ करेगा तो जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं. एंड अनदर वन इज़ जिसको नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कहा जाता है, जो इजीली कम्युनिकेबल नहीं है. आप किसी के पास बैठे हो, देन अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है. नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के अंदर वो कम्युनिकेबल बिल्कुल नहीं होती है. अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो कैंसर इसका एग्जाम्पल है. इसको अक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ के उसमें भी बोल सकते हैं. कई जगह पे बोला जाता है. अक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, जैसे कि ज़ुकाम, कॉमन कोल्ड हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के लिए होता है ये, और अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है. लेकिन अगर हम क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो वो लॉन्ग टर्म्स होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं. मान लो किसी को कैंसर हो गया या एड्स हो गया, तो उससे क्या बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो लंबे समय तक चलता है. अंडरस्टैंड? अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं डिसीज़ के, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एक पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला फैक्टर तो ये हो सकता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है कि जो पेरेंट है या जो पेरेंट थे वो इन्फेक्टेड रहे हों, उनके जीन्स में कुछ डिफेक्ट रहा हो, और वो सेम डिसऑर्डर्स आगे उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गया हो. तो सबसे पहला होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, वो अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को. सेकंड होता है इन्फेक्शियस, और नेक्स्ट होता है हाइजीन. ठीक है, अगर आप साफ़ सफाई नहीं रख रहे हो, आप क्लीन नहीं रह रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से बीमारी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं. बहुत ईजी सा चैप्टर है ये, हम सब जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में. इस चैप्टर को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. अब जो डिसीज़ करवाई जा रही है किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो कौन करवा रहा है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है. तो वो जो माइक्रोब्स हैं विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द डिसीज़, जो कि बीमारियाँ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे माइक्रोब्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस. तो अब ये पैथोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, फंगस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है. तो इस तरीके से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, अलग अलग बीमारियां करवाते हैं. तो इन पैथोजन से होने वाली अलग अलग बीमारियों को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बनाया है जो आपको दिख रहा है वीडियो में. तो यहाँ पर कौन कौन से पैथोजेंस हैं और वो कौन कौन सी बीमारियाँ करवा रहे हैं, कौन कौन सी डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, उसके बारे में है.
सबसे पहले यहाँ पर मैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में बात कर रही हूँ। तो बैक्टीरिया से होने वाली जो सबसे पहली डिसीज़ है वो है आपकी टाइफाइड। अब टाइफाइड कौन करवा रहा है यहाँ पर, पैथोजन कौन सा है, वो है सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड एक ऐसा बुखार है, ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया करवाता है, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड से टाइफी याद रखना, नेम याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। अब ये जो बैक्टीरिया मान लो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, इसका टारगेट ऑर्गन क्या रहेगा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो टाइफाइड फीवर तब होता है जब सैल्मोनेला टाइफी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर टारगेट करता है, उस पर अटैक करता है, और जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है उनको ये डिस्टर्ब कर देता है। अब जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है तो जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दैट मीन्स फीवर हो जाता है, कमज़ोरी फील होती है, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट। और इसके अलावा अगर काफ़ी समय तक ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है तो हमको हो जाता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जिससे हमारी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, लिखा है मैंने। इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे वो इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करता जाता है, तो उसमें वो छेद भी कर सकता है, यानी कि होल्स भी हो सकते हैं उसमें। इसके साथ साथ आपको कहीं पर हेडेक भी लिखा हुआ मिल सकता है, पर हेडेक मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी डिसीज़ होती है उसमें सबसे पहली चीज़ सब यही लिख देते हैं, हेडेक है। यहाँ पर आपको उसके मेन कॉजेज़ बताने हैं कि उसके क्या सिम्टम्स है बॉडी के अंदर, जो मेन चीज़ है उसका वो क्या क्या करता है हमारी बॉडी में जाके, किस पे अटैक करता है। ठीक है, हमें वो चीज़ मालूम होनी चाहिए। जैसे टाइफाइड है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइफाइड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर टारगेट करता है, उस पर अटैक करता है, और उसके जो मेन सिम्टम्स है वो क्या है, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट और इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब ये होता है कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अब ये बीमारी कैसे होती है, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, ये इन सब से होती है। गंदा खाना खा लिया, बासा खा लिया, या गंदा पानी पी लिया, तो उनसे क्या हो जाता है, टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं। अब इस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है विडाल टेस्ट। सबसे पहले एक लेडी थी, मैरी मिलॉन, तो इसको सबसे पहले ये हुई टाइफाइड हुआ था, ये कैरियर रही थी। जो लेडी थी वो कुक थी, जैसे कि वो आटा गूंथ रही है तो वो छींकती रहती थी, तो उसके जो सारे के सारे जो बैक्टीरिया थे वो कहाँ चले गए थे, जिन्होंने उसके हाथ की रोटी खाई होगी उन सबको वो सारे बैक्टीरिया उनके पास चले गए। तो आप नाम याद रखना, वो लेडी का नाम क्या था, मैरी मिलॉन। वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है टाइफाइड फीवर को आगे पहुँचाने के लिए। अब जो सेकेंड डिसीज़ है जो बैक्टीरिया से होती है वो है आपकी निमोनिया। निमोनिया को कॉज करवाने के लिए यहाँ पे दो पैथोजेंस के मैंने नाम लिखे हैं। फर्स्ट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नाम याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब जब भी किसको निमोनिया होता है तो उसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, एल्वियोली। एयर फील्ड कैविटीज़ या एयर फील्ड सैक लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जब भी ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हमारी बॉडी के अंदर घुसता है तो सीधे ये एल्वोलाई पे घुसता है, और जब ये एल्वियोलाई में चला जाएगा तो जहाँ पर एयर फील्ड होनी चाहिए उस जगह पर लिक्विड फील हो जाता है, और इस वजह से रेस्पिरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जिसको निमोनिया होगा वो सांस नहीं ले पाएगा, वो इन्फेक्टेड पर्सन, उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आएगी। अब इसके जो सिम्टम्स है वो है फीवर्स, ठीक है, बुखार हो सकता है, चिल्स, कफ, हेडेक, ग्रे टू ब्लूइश। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो फिंगर हैं, जो नेल्स वगैरह हैं, ये ब्लूइश होने लगती हैं, ग्रे टाइप की, ब्लू टाइप की दिखने लगती है, जिसको हम बोलते हैं कि नीले पड़ रहे हैं, नील पड़ रही है। तो इस तरीके की वीकनेस हो जाती है अगर किसी भी पेशेंट को निमोनिया है, या हम इसके सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं इस तरीके के, तो निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होने वाली जो दो डिसीज़ हमने पढ़ी है वो है टाइफाइड और निमोनिया। आप लिख लीजिएगा कि टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है और निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद की जो है वो कॉमन कोल्ड, ये वायरस कॉज करता है। अब कॉमन कोल्ड को कराने वाला जो पैथोजन है वो है राइनो वायरस। अब जब भी हमको जुकाम होता है या हमको कोल्ड होता है तो हमारी बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो सबसे पहले अफेक्ट हो जाएंगे, तो जो टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, बट नॉट द लंग्स। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कॉमन कोल्ड में आप लंग्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है।
आपके जो फेफड़े होते हैं उन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है कॉमन कोल्ड का। सिर्फ आपका जो नोज़ और नोज़ के नीचे का जो ट्रैक होता है जो आपके नेक तक जाता है, सिर्फ वहीं पर इसका अफेक्ट रहता है। सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही आपकी प्रॉब्लम होती है। तो जब किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो सबसे पहले तो थकावट बहुत होती है, गला ख़राब हो जाता है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है, मतलब खराश हो जाती है गले में, नेज़ल कंजेशन हो जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स हमको कॉमन कोल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है अमीबियासिस। ठीक है, ये कौन करवाता है? एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अमीबियासिस यानी कि अमीबी डिसेंट्रीज करवाता है। और ये कहाँ पे अटैक करता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। याद रखना है, टाइफाइड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करता है और अमीबियासिस लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। देखो, हाउस फ्लाई जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो जो हाउस फ्लाई है वो क्या करती है? फूड और जो भी कंटेमिनेशन हो चुकी है तो वो एक फैक्टर की तरह काम करेगी और पैथोजन को हमारी बॉडी तक पहुंचा देगी। तो जब वो जो पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा तो वो लार्जर इंटेस्टाइन पर अटैक करेगा। और फिर उससे क्या क्या होगा? उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, और स्टूल विथ एक्सेसिव म्यूकस यानी कि जो स्टूल है उसमें ब्लड भी आ सकता है। जब भी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होगा तो चांसेस है कि उसके अंदर ब्लड भी हो सकता है और म्यूकस भी हो सकता है। और ये बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर या फूड की वजह से ही होता है। अब ना वॉर्म्स जो मतलब कीड़े जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिसीज़ करवाने के लिए, एस्कैरियासिस और फिलेरियासिस और एलिफेंथियासिस। ठीक है, ये दोनों ही राउंड वॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। और जो राउंड वॉर्म्स हैं उनको हम एस्के हेलमिन्स भी कहते हैं, ये याद रखना आप। जो राउंड वॉर्म जो एस्कैरियासिस करवाएगा, ठीक है, उसका पैथोजन कौन सा है? एस्कैरिस। इसमें किस पे अटैक हो रहा है? इंटेस्टाइन पर अटैक हो रहा है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? अगर एस्कैरिस के अंडे अगर हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं, जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, जो कंटेमिनेट्स हो चुके हैं, मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा फल है जो डायरेक्ट खा लिया है बिना वॉश करे, या आप मतलब पेड़ से तोड़ कर खा लिया है, तो हो सकता है कि एस्कैरिस के जो एग थे वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएं। तो एक तरीके से तो हम यही बोल सकते हैं कि फूड ही कंटेमिनेट था जो हमने खाया। तो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर की वजह जो बीमारी होती है वो होती है एस्कैरियासिस, जिसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? एस्कैरिस। अब इंटेस्टाइन के अंदर वो अफेक्ट करेगा तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स है इसके। ये इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक भी कर देता है और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है अगर किसी को भी ये बीमारी होती है तो। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लेरियासिस, एलिफेंथियासिस। फ्लेरियासिस को ही एलिफेंथियासिस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर दो हैं पैथोजेंस, वुस्चेरिया बैनक्राफ्ट्स और वुस्चेरिया मलाई। ठीक है, दो नाम हैं, वुस्चेरिया बैनक्राफ्ट्स, वुस्चेरिया मलाई। अब यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है एलिफेंथियासिस, यानी कि इसमें एलिफेंट जैसे पैर हो जाते हैं। अब यहाँ पे पैर ही क्यों होते हैं, हाथ क्यों नहीं होते हैं? सो बेसिकली ये होता है, जो यहाँ पे फ्लेरियासिस है ये अटैक करता है लिम्फेटिक ऑर्गन पर। ठीक है, जनरली कहाँ पर? लोअर लिम्फेटिक ऑर्गन पर ये अटैक करता है। और ये क्या करवाता है? ये करवाता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जेनाइटल ऑर्गन ग्रास डिफॉर्मिटीज़। कुछ केमिकल के रिलीज होने की वजह से लोअर लिम्स के अंदर सूजन आ जाती है। कहाँ पर? लिम्फेटिक वेसल्स में। और इसके साथ साथ में वो जेनाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो पर्सन स्टेराइल हो जाए। और इसके अंदर जो कैरियर है वो बेसिकली फीमेल मॉस्किटो होती है, जो ये बीमारी या ये डिसीज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर जो ये डिसीज़ है वो हमने चार्ट के हेल्प से डिस्कस कर ली है। एक और डिसीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो है रिंग वॉर्म्स। अब जो रिंग वॉर्म्स है वो कौन है और वो कौन करवाता है? जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम। ठीक है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो 3 फंगस के मैंने आपको नाम बताए हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिंग वॉर्म्स के लिए, रिंग वॉर्म्स करवाने के लिए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीजेज मेन। रिंग वॉर्म्स क्या होती है? दांत खाद खुजली। ठीक है, आपने सुना ही होगा, ये टीवीज़ में ऐड भी आते हैं। बेसिकली ये क्यों होता है? अगर हम हमारी बॉडी की क्लीनलीनेस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए अपनी बॉडी की हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पर होती है फंगस की ग्रोथ? जहाँ पर हीट ज़्यादा यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर फंगस की ग्रोथ ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है वहाँ पर। फिंगर्स के बीच में, नेक पर,
ठीक है, आपके स्कैल्प पर, ठीक है, टोज़ पर। तो ये इस तरीके से कहीं पर भी हो सकती है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट हो। तो अगर हम प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, तो हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और ये जो मैंने 3 फंगस के नाम आपको बताए हैं 149 पेज नंबर पर दे रखा है आपकी बुक के अंदर। ये सारे फंगस के नाम आपको याद होने चाहिए, सारे पैथोजन के नाम याद होने चाहिए, कौन सी बीमारी कौन सा पैथोजन कॉज कर रहा है और उसका टारगेट ऑर्गन कहाँ है, क्या है और उसके क्या सिम्टम्स है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप गलती कर दोगे। और साथ ही साथ हमको कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। अगर हम डिसीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें किसी का कॉम्ब यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी का टॉवेल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटीमेट होती है। अब इसके बाद में कुछ ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जो हमें डिटेल में पढ़नी है।